नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ चित्रांश सक्सेना और आप देख रहे हैं रेड पोस्ट। हमारे साथ हैं आज आशीष प्रकाश जी, जो कि एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। साथ ही साथ ये अपने नेशनल इश्यूज पर अपने व्यूज प्रकट करते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है आपका आशीष जी। और बहुत साथ ही बहुत साथ शुक्रिया इनको चित्रांश। कई न्यूज़ चैनल्स में कविताएँ प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जाता है। इस समय ये हमारे साथ हैं राजनीतिक विषयों पर अपने विचार विमर्श करने के लिए। बहुत-बहुत स्वागत आशीष जी। और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मनीष चौधरी। और आज का विषय है और आज के इस जनता का सवाल के कार्यक्रम में हम आपके साथ कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। हालाँकि ये प्रश्न जो है आपकी फील्ड से और आपकी आपकी एक्सपर्टीज़ से काफ़ी अलग हैं, पर हम आपको थोड़ा परेशान करेंगे और इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। आशीष जी। देखिए, सबसे पहले अभी आपने चित्रांश बात कही कि आपकी फील्ड से अलग है। मैं आपको बताऊं, राष्ट्रीय जो राजनीति है, इसके साथ साथ साहित्य हमेशा साथ में चला है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूं। राष्ट्रकवि दिनकर जी का, जब जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रकवि दिनकर जी को राष्ट्रकवि के तौर पे राज्यसभा में स्थापित किया था, तो कवि सम्मेलन की एक बहुत वाचिक परंपरा है 26 जनवरी की, जो लाल किले से होती है। वहां पर मुख्य अतिथि के तौर पे नेहरू जी चढ़ रहे थे और नेहरू जी लड़खड़ा जाते हैं, तो राष्ट्रकवि दिनकर जी उन्हें संभालते हैं। जब नेहरू जी उनको जवाब में धन्यवाद कहते हैं, तो राष्ट्रकवि दिनकर का जवाब ये था कि जब जब राजनीति लड़खड़ाई है, तब तब साहित्य ने उसे सहारा दिया है। तो मैं बिल्कुल ये बात नहीं मानता कि किसी भी तरह से इन दोनों बातों में कहीं पर भी दुभाव है, क्योंकि राष्ट्रीय साहित्य और राष्ट्रीय राजनीति हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चली हैं। और इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। अगर आप दुष्यंत कुमार जी की देखें कि कहाँ तो तय था चरागाह हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए, ना हो कमीज तो पाँवों से पैर ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं सफर के लिए। ये इंदिरा गांधी की आंख में आंख डाल के कहने की अगर किसी के अंदर ताकत हो सकती है, तो वो साहित्यकार के अंदर हो सकती है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल उपयुक्त समय है जब आपने मुझे बुलाया, और मुझे लगता है ये बहुत ही उपयुक्त बात है जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। जी चित्रांश। बहुत 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 धन्यवाद आशीष जी हमारे साथ आने के लिए। आशीष जी, इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चर्चा में कि किस प्रकार आजकल की राजनीति में जो एक मजदूर है, जो माइग्रेंट्स हैं, उनकी किस तरह से प्रताड़ना की जा रही है, किस तरह से उनके साथ ये दुष्व्यवहार किया जा रहा है। और जहाँ तक कि देखा जाए, हमने यूपी का माहौल देखा। यूपी के अंदर किस तरह से उन्हें खाना बाँटा जा रहा है, किस तरह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह बड़ी सावधानी के साथ उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते हुए जिस तरह से उनकी मदद की जा रही है। और हम देखें, दिल्ली के अंदर लाखों जो मजदूर हैं पलायन कर रहे हैं, अपने घर वापस लौटना चाह रहे हैं, लेकिन इसी दौरान काफ़ी राजनेता अपनी रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। तो अब देखा जाए, हम जिस प्रकार सोनिया गांधी जी की बात करते हैं, प्रियंका जी की बात करते हैं, तो इनके बयानबाजी से लगता है कि जैसे ये एक तरफा राजनीति चाहते हैं और माइग्रेंट्स के साथ एकदम दुष्व्यवहार कर रहे हैं। हम अगर ये देखें कि अभी जो एफआईआर रजिस्टर हुई है सोनिया गांधी पर, उन्होंने जो सवाल उठाया गया, उनका जो सवाल उठाया गया कि नरेंद्र मोदी पीएमआरएफ किस प्रकार से काफी कारगर साबित हुई यूपीए के दौरान, और किस तरह से पीएम केयर्स फंड को यूज किया जा रहा है नरेंद्र मोदी द्वारा, उसके अंदर के उसके फंड्स के साथ खिलवाड़ की जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है, आप बताइए। देखिए, आपके इस सवाल में मुझे कई सारे सवालों का समावेश दिखा। पहला प्रश्न ये था कि मजदूर जो जा रहे हैं वो बहुत प्रताड़ना झेल रहे हैं और उनको प्रताड़ना दी जा रही है। मैं इस बात का खंडन करता हूं कि प्रताड़नाएं दी नहीं जा रही। ये एक ऐसी आपदा है जो करीब 100-150 साल बाद पृथ्वी में इस विश्व ने देखी है। इस आपदा का किसी ने भी चिंतन नहीं किया था। और अगर आप देखें तो भारत अपने इकोनॉमी स्तर पे, अपने वित्तीय स्तर पे काफी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा था। हालांकि जीडीपी रेट्स अपनी अलग जगह हैं, लेकिन भारत एक सुपर पावर बन के उभरने की पूरी कगार पे था। अब जब ये कोविड-19 की जो सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन में हम दो पहलू देखते हैं।
एक तो वो भारत जो भारत इंडिया बन चुका है। मैं कई बार ये वाली बात बोलता हूं कि हम इंडिया की बात ज्यादा करते हैं, भारत की बात कम करते हैं। भारत में लेकिन जो भारत का गरीब स्तर है, मैंने मेरा एक विचार है और मैंने कई बार कहा है कि इस देश में जो वित्तीय स्थिति है वो चलाता है गरीब वर्ग, और उसको फंड करता है अमीर वर्ग, और उसको संभालता है मध्यम वर्ग। तो अगर आप इस पूरी उसमें देखें तो जो सबसे गरीब वर्ग था, जो चलाने वाला था, जो उसको चलाता था, आज आपका काम बिना मोची के नहीं चल सकता, आज आपका काम बिना स्वीपर के नहीं चल सकता, आज आपका बहुत सारे आपके काम हैं जो नहीं चल सकते। आज ये वर्ग जो था, इस जो दिहाड़ी पे काम कर रहा था, इस दिहाड़ी मजदूर के सामने एक वित्तीय स्थिति सामने आई, क्योंकि ये जमा पूंजी में विश्वास नहीं रखता। इसने पलायन के बारे में सोचा, और इतिहास गवाह है कि जब भी मास माइग्रेशन की स्थिति किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में आई है, तब वहां पर मास माइग्रेशन से हमेशा हमेशा एक ही चीज हुई है कि वहां पर मास माइग्रेशन से हुई है एक तबाही, वहां पर एक ऐसी सोच ने जन्म लिया है जिसमें दो वर्गों में समाज बढ़ जाता है। इसके साथ साथ जब सरकार की बात आती है तो सरकार इसको करने में विफल रही, ये बात बिल्कुल मैं मानता हूं। इसलिए विफल रही क्योंकि कोरोना आने से, कोविड के आने से जो हमारी लूप होल्स थे, सरकार के जो हमारे समाज के लूप होल्स थे, जिनके ऊपर हम बड़ा दम्भ फटते थे, वो सामने आ गए कि ये लूप होल्स अभी भी हैं, आप इनको तो भर ही नहीं पाए, आप ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर नहीं पाए, आप खाना अगर आप वितरित कर भी रहे हैं। अभी परसों ही मैंने इसके बारे में न्यूज पढ़ी और तमाम लोगों ने इसे शेयर भी किया कि उत्तर प्रदेश में 100 क्विंटल गेहूं जो बटने के लिए आया था वो मध्य प्रदेश में ब्लैक हो। तो अगर हम समाज, बड़ा पुराना एक वो है, और मुझे लगता है कि रेड पोस्ट पे सामाजिक दृष्टिकोण से इसे रखना सही है कि नहीं है, फिर भी मैं रखता हूं कि जिस समाज में शौचालय के लोटे को बांध के रखा जाता हो ट्रेन में, वहां पर अगर आप वैश्वीकरण की बात सोचें तो वो मुश्किल हो जाता है। दूसरा आपका सवाल है, तो मेरी बहुत स्पष्ट राय है कि मजदूरों के साथ ये जो हो रहा है, सरकार की एक विफलता जरूर रही है कि वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। लेकिन मैंने इस पर एक गजल भी कही थी, वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। दूसरी आपने बात करते हैं, जब सोनिया गांधी प्रधानमंत्री केयर फंड के ऊपर सवाल उठाती हैं। देखिए, ऑपोजिशन का जन्म, अगर मैं अपनी राजनीतिक ज्ञान को थोड़ा बहुत भी आकलन कर सकता हूं, तो मैं ऑपोजिशन का जन्म इस तरह से देखता हूं कि डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन का होना जरूरी है, क्योंकि ऑपोजिशन का काम ये होता है कि वो हमेशा सरकार को स्थिरता प्रदान करती है उनकी गलतियां माप के, क्योंकि अगर आपके ऊपर किसी की रोक ना हो तो आप निष्पक्ष तरीके से न्याय नहीं कर सकते। लेकिन ऑपोजिशन ने हमेशा, चाहे वो इस पार्टी की हो चाहे वो उस पार्टी की हो, और मैं बहुत बड़ा मैं अपने राजनीतिक विचारों में कई बार मोदी गवर्नमेंट की भी बुराई करता हूं और कई बार कांग्रेस गवर्नमेंट की भी बुराई करता हूं। जब मैं आपको थोड़े पीछे ले जाता हूं, जब केदारनाथ में त्रासदी हुई थी और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे राहत सामग्री विपक्षी पार्टी से आकर रखी हुई थी, वो राहत सामग्री सड़ने दी गई, लेकिन उसको उत्तराखंड के अंदरूनी इलाकों में बांटा नहीं गया, क्योंकि ये क्रेडिट वॉर आ जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये क्रेडिट वॉर से इस वक्त, इस महामारी के दौरान समाज को निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब सोनिया गांधी ने इस तरह का ट्वीट किया कि पीएम केयर फंड, और उसमें उन्होंने बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया, उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री बाहर घूमने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप बाहर घूमने के लिए, अगर आप देखें तो जब से कोविड की सिचुएशन आई है तब से एक भी ऐसा प्रपोज भी नहीं किया गया है, जाना तो बहुत दूर की बात है। तो सोनिया गांधी का इस तरह से और एक वरिष्ठ नेता का इस तरह से कहना, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है। जी जी जी, बिल्कुल राजनीतिक दृष्टिकोण से ये गैर जिम्मेदाराना है। मैं आपको एक पीछे एक बहुत खूबसूरत एक दृश्य की तरफ ले जाता हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी राजीव गांधी के सरकार के दौरान यूनाइटेड नेशंस में प्रवक्ता के तौर पे भेजे गए, और अटल बिहारी वाजपेयी जो कि बीजेपी के मंत्री थे, और राजीव गांधी ने उन्हें अपने कार्यकाल में यूनाइटेड नेशन भेजा था। क्यों भेजा था, इसके पीछे अटल बिहारी वाजपेयी कहते नहीं सकते थे कि मैं सदन के अंदर राजीव गांधी की चाहे जितनी बुराई कर लूं या राजीव गांधी के बारे में कुछ भी बोल दूं, लेकिन मैं बाहर उनके खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलूंगा। इसके पीछे एक कारण ये भी माना जाता है कि उस समय
तत्कालीन स्थितियों में अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी किडनी का इलाज करवाना था, उनकी किडनी फेलियर का फंक्शन था, इसलिए राजीव गांधी ने उन्हें वहां पर भेजा, किसी का समावेश नहीं होता। ये एक चिंताजनक स्थिति है डेमोक्रेसी के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ये एक बहुत चिंताजनक स्थिति है। मैं आपकी बात से एकदम पूर्णतः सहमत हूँ आशीष जी, आपने जो भी कहा उसका मैं बिल्कुल समर्थन देता हूँ। मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ उस विषय पर, एक और प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अभी अभी जो प्रियंका जी ने इस हफ्ते की जैसे बात करें हम, ये बात है करीब 18 मई की, जब प्रियंका जी ने 1000 बसों का ऐलान किया था कि घर पे 1000 बसेस उन्होंने प्रबंध कराई थी मजदूरों के लिए, जो कि बाद में किसी न किसी रूप में यूपी गवर्नमेंट ने उसका ऐलान किया कि ये पूर्णतः गलत है, कि इसके अंदर कम से कम नहीं तो 800 बसें ऐसी हैं जिनके अंदर वाहन का इंश्योरेंस, 200 बसेस का वाहन का इंश्योरेंस नहीं हुआ, और उनमें से कई तो बसेस ही नहीं थी, उनमें से कई तो बसेस ही नहीं थी, बिल्कुल उनमें से कई तो बसेस ही नहीं थी। हाँ, कुछ उसमें निकले ऑटो रिक्शा के नंबर निकले, कुछ बाइकों के नंबर निकले। तो ये किस तरह की राजनीति है, किस तरह की राजनीति है कि 3 दिन से आप कह रही हैं कि 1000 बसेस हमने पहुंचाई हैं और जो नंबर निकल के आया है वो ऑटो रिक्शा का निकल के आ रहा है। तो ये बहुत ही गलत एक वक्तव्य था जो उनके द्वारा दिया गया। और आपकी राय बताइए इसके अंदर कि आप कैसे देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस बात माइग्रेंट्स की बात पर एक राजनीतिक दांव खेला और सबको बरगलाने की कोशिश की माइग्रेंट्स को कि हम कांग्रेस उनके साथ है, परंतु जी देखिए, सबसे पहले तो मैं इस पूरे मुद्दे से पहले एक बात मैं रेड पोस्ट के बारे में कहना चाहूंगा। रेड पोस्ट को मैं करीब पिछले 6 महीने से फॉलो कर रहा हूँ, अलग अलग स्तर पे, इंस्टाग्राम पे आपके पोस्ट आते हैं, फेसबुक पे आते हैं। मैंने एक चीज जो नोटिस करी, मैं काफी राष्ट्रीय चैनलों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, जी न्यूज, आर भारत, आज तक, सभी पे जाना होता रहता है, जेके न्यूज पे मेरा काफी आवागमन था। रेड पोस्ट की हालांकि आपका अभी स्तर चाहे जैसा भी जितना भी हो, लेकिन आपकी जो सोच है वो काफी अनबायस्ड है। अनबायस्ड इसलिए है क्योंकि आप लोग यूथ हैं, आप लोग आज समाज के एक ऐसे तबके के साथ जुड़े हुए हैं जो कॉलेज गोअर है, जो अपनी नजरिए से देश की राजनीति को देखता है, देश की वित्तीय स्थिति को देखता है, और आप लोग रूढ़वादी अपनी सोच से बिल्कुल अलग। ये कहते हुए मुझे बड़ा फक्र भी होता है, और साथ में मैं एक चीज भी आप लोगों को और बताना चाहता हूँ कि हम अपनी दृष्टिकोण को बाधित ना करें। हम अपने दृष्टिकोण को इस तरह से ना देखें कि ऐसा हुआ तो ये सही था या ऐसा हुआ तो ये गलत था। इस पूरे मुद्दे पे मेरी एक मिली जुली राय आती है। मेरी सबसे पहले तो, अभी मैंने पिछले अपने वक्तव्य में आपने देखा कि मैंने सोनिया गांधी को का पक्ष नहीं लिया। इस पर्टिकुलर मुद्दे पे मैं अपनी एक निष्पक्षता से एक राय रखना चाहता हूँ। प्रियंका गांधी अपनी तरफ से डेफिनेटली ये एक दिस वाज अ पॉलिटिकल मूव बाय प्रियंका गांधी दैट शी वाज प्रपोजिंग फॉर 1000 बसेस टू योगी गवर्नमेंट। एंड सबसे बड़ी बात इसमें जो बहस का मुद्दा आता है वो ये आता है कि आपकी जहां पर सरकारें हैं, आपने वहां पर क्यों नहीं पेशकश करी? आप वहां पर भी पेशकश कर सकती थी। लेकिन साथ में जब योगी गवर्नमेंट की बात आती है, मैं इस पूरे दौरान जिसकी गवर्नेंस से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ, खुशी से प्रभावित हुआ हूँ, वो एक तो योगी गवर्नमेंट है और दूसरा मैं मोदी जी की गवर्नमेंट की कार्य प्रणाली से काफी प्रभावित हूँ। लेकिन मुझे इस वक्त कहते हुए कोई भी संकोच नहीं है कि योगी जी ने जो मूव इसके बाद लिया, जो आरोप प्रत्यारोप का एक जो दौर चला है इसके बीच में, ये गलत चला है। क्योंकि जब 1000 बसों की पेशकश हुई थी, उसमें से 800 बसेस को नकार दिया गया, ये कहते हुए कि उनका फिटनेस टेस्ट नहीं हो रखा है, दे आर नॉट फिट टू कैरी ऑन द पैसेंजर्स। और उसमें से 200 कुछ तो बताया गया कि ये ऑटो हैं या फिर ये टेम्पो हैं। चलिए उन 200 को किनारे कर देते हैं। लेकिन ये जो 800 में से अब जो 600 बची, मैं आपको एक बात पूछता हूँ चित्रांश जी, हम सब एक समाज में रहते हैं और समाज में हमने कभी ना कभी बसों में जरूर सफर किया है। दिल्ली के आप बिना बसों में सफर किए आप चल ही नहीं सकते, और आप तो अभी काफी यंग हैं। मैं उस दौरान की बात कर रहा हूँ जब यहाँ पर ब्लू लाइन बसेस और ग्रीन लाइन बसेस चलती थी।
आप अगर फिटनेस सर्टिफिकेट के हिसाब से हिंदुस्तान में सफर करने के लिए आएंगे तो आपका सफर अंग्रेजी वाला सफर हो जाएगा, आप सफर कर ही नहीं सकते, क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट की आज की डेट में कोई वैल्यू नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में चले जाइए, मैं कानपुर से ताल्लुक रखता हूँ साहब, आप वहां पर जाकर देखिए, और जो विक्रम टेम्पो चलते हैं आप किसी एक का फिटनेस करवा कर देखिए, आपको एक 1 आउट ऑफ 10 यानी 10% रेशियो आपको सिर्फ ऐसा मिलेगा जो आप कहेंगे कि ये सही है, फिटनेस सर्टिफिकेट इसका पास है। अदरवाइज तो पूरा ये ग्रामीण स्थिति है हमारे समाज की। आप वहां पर बात करते हैं, आप 600 बसेस की उसको लेकर स्क्रूटनी को लेकर बैठ गए, मुझे ये काफी गलत फैसला लगा योगी जी का। दूसरा, 200 बसेस जो आपने कहा कि ये सही, आप उनको तो चलवाइए। फिर आप कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त बसेस हैं। जब घर में आग लगी हो, जब घर में भूकंप आता है या किसी का घर तहस नहस हो जाता है, तो वहां पर उस स्थिति में किसी भी रूप में कैसी भी मदद आ रही हो, उसको सरकार को एज अ मुखिया के तौर पे, घर के मुखिया के तौर पे उसे लेना चाहिए था और उसे सहृदय धन्यवाद करना चाहिए था। ये एक अच्छी राजनीति की पहल हो सकती थी, आगे आने वाले समय में एक अच्छी राजनीति की पहल हो सकती थी, जो एक अच्छा उदाहरण हो सकता था। और मेरे हिसाब से मेरे जैसा व्यक्ति या फिर समाज में हम योगी जी के जितने प्रशंसक हैं, हमें बहुत खुशी होती कि अगर योगी जी इसको अडेप्ट कर लेते, अगर इसको एक उदाहरण सेट करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी की तरफ से ऑब्वियसली इस पूरे प्रकरण को काफी राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई, और शायद प्रियंका गांधी चाहती भी यही थी कि योगी जी उसको मना कर दें, ताकि वो उसके ऊपर राजनीतिक कार्ड खेल पाए कि देखिए साहब, हमने तो मदद की पेशकश करी, लेकिन योगी जी उसको लेने को तैयार नहीं थे। मुझे लगता है कि एक निम्न स्तरीय राजनीति की पहल है जो नहीं होनी चाहिए थी। और इस तरह की राजनीति आज के दौर में अगर हो गई तो आप ये सोचेंगे जब समाज हमारा स्थिर होगा तब इस राजनीति को कितना और बुरा देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से आशीष जी, जिस तरह से आपने इस पूरे कार्यक्रम को और जो है उसको जिस तरह से आपने ब्रेक डाउन किया है, काफी एनालिटिकल था, लेकिन मैं इसमें 2-3 पॉइंट्स ऐड करना चाहूंगा। मेरे ख्याल से मेरे साथी मनीष इसके साथ सहमत होंगे कि जिस तरह से ये बसेस का जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, इसके अंदर एक चीज सामने निकल कर आई है कि जो बसेस निकली हैं उसके अंदर कितनी ही बसेस थी जिनके अंदर बैठने तक के लिए जो सीट्स हैं उसके अंदर सीट्स की भी गद्दियां नहीं थी। और तो और उसके अंदर जो बसेस निकाली गई हैं वो राजस्थान पर्यटन की बसेस थी, जो कि सरकार की बसेस थी, और प्रियंका जी ने उनको यहाँ यूपी के लिए लाया गया। और अभी हाल फिलहाल में जो चालक निकले हैं, बस चालक निकले हैं, उन्होंने एक विरोध आरंभ किया वहां पे कि हमें खाना नहीं दिया जा रहा, और जो खाना मिल रहा है वो भी सड़ा हुआ निकल रहा है। तो ये भी एक प्रियंका जी की ये दूसरा चेहरा देखने को मिल रहा है, जहाँ पे इन्होंने एक तरह से एक राजनीतिक माहौल तैयार किया, जिसके अंदर वो ये दिखा सके कि माइग्रेंट्स की किस तरह से मदद कर रही हैं, किस तरह से उनको घर जाने के लिए मदद कर रही हैं। और इस पर है कि योगी जी ने किस तरह से उनको बसेस अभी भी नहीं पहुंचाई। हालांकि मैं मनीष को चाहता हूं कि मनीष आगे एक प्रश्न चलाए, किस तरह से अगला जो प्रश्न वो चाहते हैं। मनीष। जी बिल्कुल, धन्यवाद चित्रांश, धन्यवाद आशीष। और सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने अपने कीमती दिनचर्या से हमारे लिए समय निकाला। पूरे रेड पोस्ट की तरफ से आपको धन्यवाद। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हम माइग्रेंट्स की बात कर रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं, उनके हालात की बात कर रहे हैं, तो कुछ दिन पहले मैंने अपने एक सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट देखा था जिसमें लिखा था कि माइग्रेंट्स की ना तो जिंदगी की कोई वैल्यू होती है, ना ही उनके मौत की। तो कहीं ना कहीं ये बात मेरे दिल को छू गई, और कहीं ना कहीं ये बात सच भी है। अगर हम देखें तो माइग्रेंट्स के लिए ट्रेन चलाने में सरकार को 1 महीना लग गया, और वहीं फॉरेन में फंसे लोगों को निकालने में सिर्फ 7 दिन लगे, कोटा में फंसे बच्चों को निकालने में सिर्फ 2 दिन लगे। तो सरकार किस बात का इंतजार कर रही थी? क्या वो दिखाना चाह रही थी कि माइग्रेंट्स के लिए हम भी कंसर्न हैं, हम भी उनके लिए काम करते हैं? जब माइग्रेंट्स पे बिल्कुल आप बीती हो जाएगी, जब वो बिल्कुल दयनीय हालत में हो जाएंगे, तब हम उनके लिए काम करेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो जब सरकार ने
ट्रेन चलाया है, जब सरकार ने बस सर्विस चलाई है, उससे पहले कितने माइग्रेंट्स या तो पैदल चलकर मर गए, या तो उनकी भूख के कारण मौत हो गई, या फिर कोई उन्हें ट्रक कुचलकर चला जाता था। तो सरकार किस बात का इंतजार कर रही थी? दूसरी बात, अभी जैसे सोनिया गांधी की हम बात करें, हम सोनिया गांधी की ही क्यों बात करें? जब कभी भारत में दो पक्षों का मामला होता है, आप दो पक्ष से समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं ओपनली नहीं बोलना चाहूंगा। हाँ, जब दो पक्ष का मामला होता है तो कुछ सो कॉल्ड लिबरल्स निकल कर आते हैं, ठीक है, बहुत सारे लिबरल्स निकल कर आते हैं, अवार्ड वापसी गैंग निकल कर आते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग निकल कर आते हैं, ठीक है, प्रदर्शन करते हैं। अभी प्रदर्शन क्यों नहीं हो रहा है? अभी वो सब कहाँ है? अभी कहाँ वो बैठे हुए हैं? दूसरी बात, जहां भारत को हर एक नागरिक का सहयोग चाहिए, इस आपदा में हर एक नागरिक का सहयोग चाहिए, तो वो लोग सहयोग क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी वो लोग क्यों नहीं एक्टिव हैं? जहां एक टाइम था, मार्च का टाइम था, जनवरी का टाइम था, अगस्त का टाइम था, तब ये सब सोशली इतने एक्टिव थे, लेकिन अब ये लोग क्यों नहीं है? तो बस मेरा यही सवाल है कि जहां सरकार अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है, जहां अपोजिशन अपनी कुर्सी बनाने के चक्कर में है, तो क्या अभी ये हालत राजनीति खेलने का है या साथ मिलकर लड़ने का है? बिल्कुल मनीष, मैं जब आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, और मैं इस बात को सोचने के लिए थोड़ा सा समय मैंने इसलिए लिया, 1 सेकंड का पॉज, क्योंकि मैं पूर्णतः सहमत हूं या मैं पार्शली सहमत हूं, इस बात को कहने के लिए मैं हिम्मत जुटा रहा था। मैं बिना किसी रोक टोक के कहता हूं कि मैं पूर्णतः सहमत हूं। जब हम साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे अवार्ड वापसी गैंग जिसकी आपने बात करी, जी हाँ, ये बिल्कुल सच है कि इस तरह की राजनीति आज की डेट में जो कला का क्षेत्र है उसको भी इसमें बीच में घसीटा जाता है, और इसका शिकार हर कोई रहा है, चाहे वो अनुपम खेर का खेमा हो, चाहे वो नसरुद्दीन शाह का खेमा हो। और बहुत बाकी से ये वाली बात आपके सामने बोलने की बात रखता हूँ कि ये एक पक्ष है और इसमें कोई कुछ किया भी नहीं जा सकता, ये पक्ष रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि राजनीति में जिस तरह का ये विवाद जो चल रहा है, इस विवाद को अभी बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। मैं इस बात पे बिल्कुल अपनी मंजूरी रखता हूँ। और जहां तक रही बात कि सरकार ने ट्रेनें लेट क्यों चलाई, यह एक लॉजिकल इसका उत्तर आता है। इसका उत्तर इसलिए लॉजिकल आता है क्योंकि जिस प्रकार से सरकार ने कोशिश करी प्रवासी भारतीयों को बाहर से अंदर लाने के लिए, प्रवासी भारतीयों को लाने के लिए एक मुहिम इसलिए भी चलानी पड़ती है क्योंकि अगर वो प्रवासी भारतीय बाहर फंसे हुए हैं और वहां की सरकार कोई फैसला ले लेती है, कि जैसे कि अफवाह बीच में उड़ी थी कि चाइना ने फैसला किया है और नॉर्थ कोरिया में ऐसा फैसला हुआ है कि हम कोविड वाले जितने भी केसेस हैं उन सबको हम खत्म कर देंगे। हालांकि वो फॉल्स स्टेटमेंट थी, जहां से भी आई थी। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत सारा ज्ञान आता रहता है हम सबके पास। तो अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो प्रवासी भारतीय भारत सरकार की जिम्मेदारी होती है, इसलिए वो प्रवासी भारतीयों को लाने का काम करती है। मजदूरों के साथ वो काम क्यों नहीं हुआ, ये एक बिल्कुल प्रश्न बैठता है। सरकार ट्रेन क्यों नहीं चला पाई, ये भी एक प्रश्न बैठता है। सरकार ट्रेन चलाने के लिए हम ऐसा नहीं है कि अगर मैं ट्रेन चलाने की बात करता हूं तो मुझे बस एक ड्राइवर चाहिए और उससे काम हो जाए। ट्रेन चलाने के लिए मुझे ट्रेन के उस पूरे प्रोसेस में जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सबको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जिस प्रकार से ऑब्वियसली एयरलाइंस में भी ऐसा होता है कि आपको लाना है तो उनको पूरा उसको प्रोसेस को फॉलो करना मैं यहाँ पर बस आपको एक बार यहाँ पर इंटरप्ट करना चाहूंगा कि अगर प्रोसेस ट्रेन को चलाने में होता है तो एयरलाइन मैंने बिल्कुल ये वाली बात बिल्कुल मैंने इस बात को बिल्कुल बोला, मैंने इस बात को बिल्कुल बोला कि एयरलाइन चलाने में भी सेम प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि एयरलाइन चलाने में सेम प्रोसेस नहीं होता। लेकिन आप ये देखिए कि जब प्रवासी भारतीयों को यहाँ पर लाया जाता है, मैं सरकार के पक्ष की बात नहीं कर रहा, पहली बात तो मैं बता दूं मनीष आपको, जब आप प्रवासी भारतीयों को बाहर से लाने की बात करते हैं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड काम है। आप इसको आपके पास एक डेटा होता है कि अगर आपको फला कंट्री से भारतीयों को लाना है तो फला कंट्री में इतने भारतीय फंसे हुए हैं, वो एक नंबर आपके पास होता है। वो 500 हो सकता है, वो 1000 हो सकता है, वो 1200 हो सकता है। लेकिन आप जब मजदूर की बात करते हैं, आज की डेट में किसी भी सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं, और यही सरकार की विफलता है कि सरकार के पास आंकड़ा नहीं है कि मजदूर मुंबई में कितना फंसा है, वडोदरा में कितना फंसा है, अहमदाबाद में कितना फंसा है, उत्तर प्रदेश में बाहर स्टेट में कितना फंसा है। ये आंकड़ा किसी के पास नहीं है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था में आप कहीं से भी कहीं मूव कर सकते हैं।
इस आंकड़े के बिना आप कभी भी इस बात के ऊपर काम ही नहीं कर सकते कि आप किस तरह से इनका पलायन आप प्लान करेंगे। आज भी आप ये देखिए कि मैं बॉलीवुड में सोनू सूद जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और सोनू सूद जी इस वक्त मुंबई में इतना काम कर रहे हैं मजदूरों के पलायन को लेके, और वो आज उनकी वो भी मदद कर रहे हैं, सरकार भी मदद कर रही है, फिर भी वहां से मजदूरों की वापसी को लेकर आज भी प्रश्न है कि कितने मजदूर अभी तक फंसे हुए हैं, किसी को नहीं पता। दिल्ली में कितने मजदूर फंसे हुए हैं, किसी को नहीं पता। ये डेटाज नहीं है। अब हमें ये मानना पड़ेगा कि भारत की ये विफलता रही है कि 70 सालों में भारत ने इस बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर मास माइग्रेशन किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में कितना हो रहा है, जिसकी वजह से ये स्थिति आज की डेट में आ गई है। क्योंकि प्रवासी भारतीयों के बारे में हमारे पास डेटा होता है कि इतने लोग पासपोर्ट के अंतर्गत लंदन में हैं, इतने लोग पासपोर्ट के अंतर्गत वहां पर हैं, इसीलिए ये पासपोर्ट व्यवस्था है। तो इसमें मैं दोषारोपण का स्टेज नहीं है, मैं नहीं मानता कि हमें दोषारोपण की तरफ जाना चाहिए। विफलता जरूर है, विफलता इसलिए है क्योंकि अगर इसके ऊपर पहले काम हो जाता तो नहीं होता आज की डेट में। अगर आप देखें तो सीए एनआरसी जो शुरू हुआ था, हालांकि वो एक अलग मुद्दा है, मैं उसके ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन सीए एनआरसी इसीलिए शुरू हुआ था ताकि हमें ये बात पता चल पाए कि कहाँ पर कितने लोग माइग्रेंट हैं, कितने लोग वहाँ के प्रवासी हैं और कितने लोग अप्रवासी हैं वहाँ। लेकिन हमारे यहाँ एक और बहुत बड़ी विषमता है मनीष जी, आपको ये बात माननी पड़ेगी। हम जिस सभ्य समाज में रहते हैं, इस सभ्य समाज में हम चुनौतियों को स्वीकार नहीं कर पाते, हम चेंजेस को स्वीकार नहीं कर पाते। हमारे देश में अगर भी कोई भी सरकार ऐसी आई है जिसने एक बहुरूपीय चेंज लाने की कोशिश करी है, एंड चेंज इज ओनली द परमानेंट थिंग इन द वर्ल्ड, जब भी उसने कोशिश करी है तो उसको एक भारी विरोध का सामना झेलना पड़ा है। एंड मैंने शाहीन बाग में मेरे बहुत सारे मित्र हैं, ऑब्वियसली वो दोनों पक्ष के हैं, वो हिंदू पक्ष के भी हैं, मुसलमान पक्ष के भी हैं, और मुसलमान पक्ष के भी दोनों पक्ष में बटे हुए हैं, प्रो सीएनआरसी एंड अगेंस्ट सीएनआरसी भी हैं। तो वो कहते हैं कि साहब हम पिछले 8 महीने से हमारा धंधा नहीं है, जिसके ऊपर हम किससे शिकायत करें, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्टर्स की वजह से भी हुआ है, सरकार की वजह से भी हुआ है। तो हम जिस सरकार हम जब जिस समाज में रह रहे हैं वहां पर कोई भी चेंज आता है तो सबसे पहले रिटेलिएशन आता है, सबसे पहले उसमें एक बहुत बुरी तरह से उसके ऊपर इस तरह से छाप छोड़ी जाती है कि ये ना लागू। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा जिसकी वजह से मजदूरों के पलायन को देश उतनी सीरियसली नहीं ले पाया। और आगे अगर कभी भी इस तरह की महामारी आती, मुझे नहीं लगता आगे 1 दशक तक भी हम अपने आप को तैयार कर पाएंगे। तो मैंने कभी लिखा भी था, मैं भी बहुत आघातित हूँ मनीष जी, जो आप बता रहे हैं मैं भी उस तरह से बहुत आघातित हूँ। मैंने लिखा भी था कि चलता है कुछ दूर वो चलते चलते जब थक जाता होगा, थोड़ा रुककर बच्चों को वो जाने क्या समझाता होगा, और रोते और बिलखते बच्चे कितना पैदल चलते आके देख के लाडो की हालत फिर उसको गोद उठाता होगा, थोड़ा रुककर बच्चों को वो जाने क्या समझाता होगा। चप्पल घिस घिस जाती होगी, गर्मी पाँव जलाती होगी, चप्पल घिस घिस जाती होगी, गर्मी पाँव जलाती होगी, फिर अमीर की झूठी बोतल की चप्पल पहनाता होगा, थोड़ा रुककर बच्चों को वो जाने क्या समझाता होगा, थोड़ा रुककर बच्चों को वो जाने क्या समझाता है। ये एक विषम परिस्थिति है मनीष जी, मुझे लगता है, और इस विषम परिस्थिति में आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठ के हमें देखना पड़ेगा, तब जाकर हम समाज में सहायक हो पाएंगे। और मैं खुद भी अपने कुछ सहायक बंधुओं के साथ मजदूरों को खाना बांटने का और मजदूरों की मदद करने का मैंने काफी काम किया हुआ है, रोड पे उतर के काम किया हुआ है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एक कुछ मजदूरों के इस पलायन में उनके साथ खड़े रहने की अपने सहायक दोस्तों के साथ कोशिश करी, जिसमें हमने सड़क पे NH24 पे मजदूरों को खाना भी बांटा और उनके पलायन की व्यवस्था में भी काफी सहयोग दिया। लेकिन ये एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर फलता रही कि सरकार ने इस आंकड़े की तरफ ध्यान ही नहीं दिया कि कहाँ पर कितना माइग्रेंट लेबर है, कहाँ उसको जाना है। अगर वो एक डेटा होता तो कहीं ना कहीं शायद हम इसमें सफल रहते। बाकी मनीष जी आपकी बात को मैं बिल्कुल सही ठहराता हूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं हम विफल हुए, और ये प्रवासी भारतीयों के साथ क्यों हो गया और हमारे साथ मजदूरों के साथ क्यों नहीं हो पाया, इसके ऊपर सिर्फ एक ही बात है कि प्रवासी भारतीयों एक ऑर्गेनाइज्ड चीज है, हमें पता है कि वहां पर हमारे इतने लोग हैं, लेकिन मजदूरों के साथ हमें ये बात बदकिस्मती से पता नहीं है, आज भी पता नहीं है, आगे आने वाले 1 दशक तक भी शायद हमें पता नहीं होगी। जी मनीष, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी कथन से। तो समय की कमी के होते हुए हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा, और
जाते जाते मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि एक अपना शेर सुनाइए, और इसी विषय पर जिस तरह से राजनीति खेली जा रही है, आपने एक और बहुत बहुत शुक्रिया। सरकारी व्यवस्थाओं पर मैंने जब भी लिखा है तो तंज एक अपने तरीके से करने की कोशिश करी है। तो अभी मजदूरों की ही स्थिति पर मैंने कभी एक गजल कही थी, मैं उसका एक मतलब और एक शेर आपके सामने रखता हूँ। तो यूं था कि मिली है मेघ किसी खेत न खलियानों को, शहर निगल गए गांवों के आसमानों को। मिली है मेघ किसी खेत न खलियानों को, शहर निगल गए गांवों के आसमानों को। चली थी ईंट जो दिल्ली से वो तो गुम है कहीं, चली थी ईंट जो दिल्ली से वो तो गुम है कहीं। चलो खपरैल फिर से दे दो इन मकानों को, मिली है मेघ किसी खेत न खलियानों को, शहर निगल गए गांवों के आसमानों को। बहुत बहुत शुक्रिया चित्रांश जी, मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया। और रेड पोस्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है। निष्पक्ष पत्रकारिता के इस रूप को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, साधुवाद करता हूँ आपकी इस कोशिश को। और कोशिश करिए कि निष्पक्ष पत्रकारिता समाज तक पहुंचती रहे और दोनों पहलुओं को सामने रखा जाए और किसी भी एक पहलू में उस विचारधारा को ना बांटा जाए। और आप सबके साथ मेरी और हम सबकी पूरी शुभकामनाएं हैं। और आप जब भी इस तरह का आदेश देंगे तो आपके आदेश पर आशीष प्रकाश यहाँ पर आप सबके सामने समक्ष आने के लिए बिल्कुल तत्पर रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने का। बहुत बहुत धन्यवाद।